350% का प्रॉफिट अगर आपने एक साल पहले इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता तो आपको 350% का प्रॉफिट हो गया होता एक साल के अंदर। सो पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छा रनअप दिया है और शायद आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ग्रो भी हो गया हो, पर क्या आप क्रैश के लिए प्रिपेयर्ड हो? और जब वो क्रैश होगा तो कौन सी कंपनीज आपको बचाएंगी? आंसर है वो कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे पीटर लिंच कंपनीज को एनालाइज करते थे और वो स्ट्रांग बैलेंस शीट वाली कंपनीज ढूंढते थे। ये चैप्टर 5 है हमारी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का। अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो यहाँ पे देख लो। चैप्टर 1 में हमने बात की थी मार्केट कैप क्या होता है और उसको यूज़ करके हमने स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज निकाली थी। चैप्टर 2 में हमने पी रेशो के बारे में समझा था और उससे हमने अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढी थी। चैप्टर 3 में हमने समझा था अर्निंग्स ग्रोथ क्या होता है और उसको यूज़ करके स्क्रीनर पे अराउंड 250-300 कंपनीज हमें मिल गई थी जो फास्ट पेस से ग्रो कर रही हैं। और चैप्टर 4 में हमने जाना था पेग रेशो क्या होता है और उसको यूज़ करके हमने स्क्रीनर पे उस लिस्ट को और छोटा कर दिया था और करीब 217 स्टॉक्स हमें मिल गए थे जो पोटेंशियली अंडर वैल्यूड मल्टी बैगर्स हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वो कंपनीज कौन सी हैं जिनकी बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रांग है और उसको यूज़ करेंगे फिल्टर को स्क्रीनर पे उस लिस्ट को और छोटा करने के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले वही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हर हफ्ते हम 2 लकी विनर पिक करते हैं कमेंट सेक्शन में से, जिनसे मैं 1-on-1 कॉल सेटअप करता हूं और उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं। अगर आपको भी मुझसे बात करनी है तो इस वीडियो में कमेंट करिए और मैं शायद नेक्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्या होती है बैलेंस शीट? ये कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें होते हैं कंपनी के एसेट, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। मैंने 3 चीज़ें बोली, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो एसेट क्या होते हैं? एसेट वो होते हैं जो कंपनी ओन करती है और ये 2 टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पैसे कंपनी को लेते अगले महीने मिलने हैं, जो कोई पेमेंट पेंडिंग है या कोई इन्वेंट्री ऐसी है जो अभी बिक जानी है, वो सारे शॉर्ट टर्म या करंट एसेट्स में आते हैं। फिर होते हैं नॉन करंट एसेट्स, ये वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे कंपनी के पास लेट्स से लैंड है बहुत बड़ी या उसकी मशीनरी है बहुत ज़्यादा जो लॉन्गर टर्म के लिए, इसको बोलते हैं हम नॉन करंट एसेट्स। सिमिलरली लायबिलिटी के साइड में भी ऐसा ही कुछ बाइफर्केशन होता है। वी हैव नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो कंपनी को देनी है, ठीक है। अब उसमें करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल, जो कंपनी को पैसे बाहर देने हैं अभी 1 महीने में और 3 महीने में या 6 महीने में, बेसिकली 1 साल के अंदर अगर वो देने हैं, वो आती है करंट लायबिलिटी के अंदर। और नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो 1 साल के बाद देनी है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के ऊपर कोई लोन है जो लेट्स से 5 साल के बाद देना है, 10 साल के बाद देना है, वो आता है नॉन करंट लायबिलिटी में। और तीसरा पार्ट होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब जब भी कंपनी स्टार्ट होती है तो जो प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी, उन्होंने अपने पैसे डाले होते हैं उस कंपनी के अंदर, उसी को बोलते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसके अंदर बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है शेयर कैपिटल, जो बेसिकली होती है ये इक्विटी जो प्रोमोटर्स ने इनिशियली डाली है, और उसके बाद क्योंकि कंपनी हर साल पैसे कमा रही है तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो वापस अगर कंपनी में आ जाता है तो उसको भी हम बोलते हैं अदर इक्विटी के अंदर डाल देते हैं, रिजर्व्स बोलते हैं उसको, वो आता है, वो भी आता है इसमें शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर। अब ये बहुत सिमिलर है जैसे हम और आप अपना नॉर्मल घर चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको हर महीने सैलरी आती है, वो क्या है? वो बेसिकली करंट एसेट है आपका जो हर महीने आता है, शॉर्ट टर्म वाला है। और आप लॉन्ग टर्म एसेट भी ओन करते होंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बड़ी कार होगी या लेट्स से आपका अपना घर है, ये आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। और लायबिलिटी साइड में भी सेम है। अगर आपको जो हर महीने पे करना होता है अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको पे करना होता है मेंटेनेंस बिल, आपको अपना रेंट देना होता है, ये क्या है? ये आपकी करंट लायबिलिटी है। और आपकी नॉन करंट लायबिलिटी भी हो सकती है। लेट्स से आपने अपने दोस्त से उधार लिया है जो पैसे आपको 2 साल के बाद देने हैं, वो हो गई आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसमें और ज़रा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट अगर मैं इसमें डीप जाऊँगा तो कई घंटे निकल सकते हैं, पर हम सीए के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे। हमें बेसिकली बस वो कंपनीज ढूंढनी है जिनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होती है। और पीटर लिंच के हिसाब से ये होते हैं कुछ क्राइटेरियाज जिसको यूज़ करके आप निकाल सकते हो कौन सी कंपनीज की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डेट लेवल। ये क्या होता है? बेसिकली उस कंपनी के ऊपर कितना उधार है। और ये पीटर लिंच के हिसाब से वही कंपनी प्रेफर्ड होती हैं जिनके पास लो या मैनेजेबल डेट होता है। अब क्यों ऐसा प्रेफर्ड होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से आपकी घर की एक ईएमआई जाती है जो पर मंथ की ईएमआई है 1,20,000 रुपये, पर आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपये है।
क्या ये मैनेजेबल है? आपके पैसे 1 लाख रुपए आ रहे हैं पर आपको देने हर महीने 1,20,000, ये बिल्कुल मैनेजेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। और इनफैक्ट अगर आपकी सैलरी 1 लाख है पर EMI 80,000 होती तब भी शायद मैनेजेबल ना होती। ये बहुत ज़्यादा अगेन उधार है आपके ऊपर। पर अगर आपकी सैलरी 1 लाख है और जो आपकी होम लोन की EMI जानी है वो सिर्फ 20,000 रुपये पर मंथ जानी है, क्या ये मैनेजेबल है? हाँ, डेफिनेटली ये मैनेजेबल है। और यही हम ढूंढते हैं स्टॉक मार्केट में भी, वो कंपनीज जिनके ऊपर डेट है पर मैनेजेबल डेट है। ये होता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कैश रिजर्व्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप समझ के देखो, जिन कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा कैश रिजर्व होता है वो उसको यूज़ कर सकते हैं जब अपॉर्चुनिटी आती है, और अपॉर्चुनिटी मार्केट में अक्सर आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी है जिसके पास लेट्स से हज़ारों करोड़ कैश है और कल को कोई नई कंपनी निकल के आती है जो कंपटीशन है उसकी, वो उस कैश रिजर्व को यूज़ करके उस कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, खरीद ही सकते हैं, उससे कंपटीशन ही किल कर देते हैं। अगर आप ये आज देखोगे, फेसबुक, एप्पल, गूगल जैसी कंपनी जिनके पास हज़ारों करोड़ों रुपए हैं, अगर कोई नई टेक कंपनी आती है जो इनसे कम्पीट करेगी, ये उसको लिटरली खरीद ही सकते हैं ताकि कंपटीशन को किल कर सकें। और ये फ़ायदा होता है कैश रिजर्व्स का। अब अगर आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई हैं तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशो के बारे में समझाता हूँ, जिसको यूज़ करके आप डेफिनेटली निकाल सकते हो वो कंपनीज जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनकी डेट लेवल काफ़ी मैनेजेबल है। इसको बोलते हैं डेट इक्विटी रेशो। अब फॉर्मूला इसका ये होता है, बेसिकली टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये आपको देता है डेट टू इक्विटी रेशो। पीटर लिंच वही कंपनीज प्रेफर करते थे जिन कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन 0.25 होता है। अब आपको जाके सारी मैथ्स नहीं करनी, सारी कंपनी की बैलेंस शीट खोल के, डेट निकाल के, रिजर्व निकाल के नहीं करना है। लकीली हमारे पास स्क्रीनर है और हम ये फिल्टर यूज़ कर सकते हैं स्क्रीनर पे ये निकालने के लिए कि कौन सी वो कंपनीज़ हैं जिनके पास मैनेजेबल डेट है, जो कि स्ट्रॉन्ग भी हैं। और क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में जो फिल्टर लगाया था उससे हमने वो कंपनीज ऑलरेडी निकाल ली थी जो बहुत तेज़ ग्रो कर रही हैं, जो अंडर वैल्यूड हैं। तो अगर ये फिल्टर भी लगा दें तो हमें काफ़ी शानदार कंपनीज मिल सकती हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीनर पर और ये फिल्टर लगाते हैं। अब वो करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये फिल्टर लगाते ही वो सारी कंपनीज एक्सक्लूड हो जाएंगी जैसे कि बैंक्स या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्री वाली जो कंपनीज होती हैं इनके पास बहुत सारा डेट होता है और इनको हमें एनालाइज अलग तरीके से करना होता है। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, अभी के लिए हम फोकस करते हैं सिर्फ उन कंपनीज पे जिनके पास मैनेजेबल डेट है। तो आइए चलते हैं स्क्रीनर पे। ये थी क्वेरी जो हमने रन की थी पिछली वीडियो में, जिससे हमें पोटेंशियली वो कंपनीज मिली थी जो अंडर वैल्यूड है और बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रही हैं। तो आइए इसमें मैं नया फिल्टर लगाता हूँ विच इज़ डेट टू इक्विटी का, और देखते हैं क्या होता है। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे एंड डेट टू इक्विटी इज लेस देन 0.25, इससे हमें मिले 111 रिजल्ट्स। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये सारी वो कंपनीज इनका डेट लेवल काफ़ी मैनेजेबल है। अगर आप केस ऑल्सो इंडिया देखोगे तो डेट लेवल 0.00 मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, पर आप नीचे देखो 0.10 या 0.04, 0.19, 0.24, 0.23, ये सारी वो कंपनीज है जिनका डेट लेवल लेस देन 0.25 है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं अगर हमने इनमें से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है 1 साल पहले तो हमारे पैसे कितने ग्रो कर गए होते 1 साल के अंदर। रैंडमली कोई कंपनी पिक कर लेता हूँ मैं, रैंडमली लेट्स से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, नीचे आके पिक कर लेता हूँ शारदा मोटर्स। इस पर क्लिक करता हूँ तो खुल जाती है इसकी ये स्क्रीन। जाता हूँ मैं 3 ईयर पे, और 3 ईयर के चार्ट में अगर मैं जाता हूँ, अगर मैंने लास्ट ईयर इसमें इन्वेस्ट किया होता विच इज़ इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो स्टॉक का प्राइस 739 के अराउंड था। अगर इस टाइम इन्वेस्ट किया होता और 1 साल में देखते हैं स्टॉक का प्राइस कहाँ तक आ गया है, तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 2,500 पे आ गया है। 350% का प्रॉफिट अगर आपने 1 साल पहले इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता तो आपको 350% का प्रॉफिट हो गया होता 1 साल के अंदर। तो अगेन आई एम सॉरी, मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, लास्ट ईयर बनाया था। अगर आपको तो शायद इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट भी कर लिया होता। पर इस फिल्टर से मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कंपनी में इन्वेस्ट करना, पर एक एनालिसिस दिखा रहा हूँ कैसे आप ढूंढ सकते हो वो सारी कंपनीज, और हम इस एनालिसिस को यूज़ करके बहुत सारी अच्छी कंपनीज निकाल सकते हैं। पर बहुत सारे फिल्टर्स और भी हैं जो हमें लगाने हैं और देखने हैं क्या ये कंपनी सच में है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब हमारे पास ये 111 कंपनीज हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, अंडर वैल्यूड भी हैं, ये आप ज़रूर ध्यान रखना। हालांकि ये 350% बढ़ गई है तब भी ये अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इसमें हमने पी रेशो और पैग रेशो का फिल्टर भी लगा रखा है। तो ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में अभी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अभी भी अंडर वैल्यूड है, पर आप अपनी और एनालिसिस कर सकते हो ये देखने के लिए कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये 111 कंपनीज की लिस्ट आ गई है।
अगली वीडियो में मैं आपको एक और फिल्टर समझाऊंगा जिसको यूज़ करके इस लिस्ट को हम और छोटा कर देंगे, मे बी 30 से 40 कंपनीज आ जाएंगी और उसके बाद उन सारी कंपनीज को एनालाइज करके आप देख सकते हो अगर आपको इन्वेस्ट उसमें करना है या नहीं करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए बहुत सारे लोगों के साथ। और अगेन अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो प्लीज़ वो पहले ज़रूर देख लीजिएगा। अंटिल देन कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।